गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको ये विदित है कि हम लोग एक सीरीज पे काम कर रहे हैं जिसका मुख्य उद्देश्य है प्रीवियस ईयर के यूजीसी नेट या एनटीए नेट या सीबीएसई नेट तीनों करा चुका है नेट का पेपर। तीनों द्वारा कराए हुए उन प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे हैं जिन प्रश्नों की बारंबारता बार बार है। हम लोग उसमें टॉपिक वाइज हल कर रहे हैं। जैसे हम लोग पिछली वीडियो में शिक्षा से संबंधित, शिक्षा शास्त्र में शिक्षा से संबंधित जिन प्रश्नों पे बात किए उन प्रश्नों पे बात किए जो प्रश्न बार बार आए हुए हैं। आज हम लोग बात करेंगे शिक्षा दर्शन, यानी शिक्षा और दर्शन के बीच का जो संबंध है या शिक्षा दर्शन से संबंधित जो प्रश्न आए हुए हैं विगत वर्षों में, उस पर बात करेंगे। इससे हमको एक छोटी सी ये मदद मिलती है कि एक जगह पे सारे प्रश्नों की एक श्रृंखला मिल जाती है, जिससे हमको ये पता चल जाता है कि कहां से किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं और इसका कौन सा पार्ट अभी अछूता है जहां से प्रश्न नहीं पूछा गया है। आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न क्या रिपीटेड हैं, रिपीट हुए हैं, और बहुत सारे प्रश्नों में ऐसा है कि केवल ऑप्शन एक बदल दिया गया, प्रश्न वही है, या उसी ऑप्शन से प्रश्न निकाल लिया गया है। आइए देर ना करते हुए हम लोग इस पे आज बात करेंगे, जो 2004 से लेकर के 23 तक के प्रश्नों की यह श्रृंखला है। इसमें पहला जो प्रश्न है, वेद हमें सिखाते हैं कि रचना का कोई आरंभ नहीं है, रचना का कोई अंत नहीं है, रचना प्रारंभ तथा अंत से हीन है, रचना का एक निश्चित प्रारंभ है तथा एक अंत भी है। अब हम वेद जब पढ़ते हैं तो वेद का जो वाक्य है, ध्येय वाक्य है कि रचना का क्या है, न प्रारंभ है न अंत है, न आदि है न अंत है, यानी है, था और रहेगा। अतः इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, रचना प्रारंभ तथा अंत से हीन है। इसका उत्तर होगा सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सेक्रेटिक विधि आधारित है। सेक्रेटिक विधि आधारित है, आप इसको जानते हैं। सेक्रेटिक मतलब यहां हम बात कर रहे हैं सुकरात से, और सुकरात की जो विधि थी वो विधि क्या थी, अपने शिष्यों से कहता था कि आप जगह जगह जाओ और प्रश्न पूछो, वार्तालाप करो, यानी तार्किक प्रश्नों को पूछो। अतः इसका उत्तर क्या होगा, डी होगा, प्रश्न पूछना। हमको नहीं लग रहा कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जून 2005 में नेट से पूछा गया क्वेश्चन है, 2005 में पूछा गया। देखिए बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, इसको हम कर सकते हैं। सांख्य दर्शन, बौद्धवाद, वेदांत और जैनवाद। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन हमको भी पैदा कर दिया था, आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं। यहां पे जो वेदांत है इसका सीधा सीधा संबंध किससे है, तत्वमसि, यानी जो आप ढूंढ रहे हो आपके अंदर ही है। बौद्धवाद का सीधा सीधा संबंध किसके है, त्रिपिटका, माने त्रिपिटक से है, ठीक है। सांख्यवाद का सीधा सीधा संबंध किससे है, सत्यार्थवाद से है। अब बचा कौन, जैनवाद। तो जैनवाद का सीधा संबंध किससे है, त्रिरत्न से है। अब यहां उत्तर मिलान करिए, सांख्य का 2 यानी ए का 2, एक ये है, बी का 1 यहां नहीं सही है तो यहां 1 बना लीजिए। देखिए उत्तर सही नहीं है। फिर सी का 4 होगा, यहां पे 4 कर लीजिए, और डी का 3 होगा, यहां पे 3 कर लीजिए। यानी इसका उत्तर क्या है, सी है। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करिए। सांख्यवाद, सत्यार्थवाद, बौद्धवाद, त्रिपिटका यानी त्रिपिटक की बात की जा रही है, वेदांत, तत्वमसि, जैनवाद, त्रिरत्न, कोई संशय नहीं है इसमें। आप एक बार देख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक में कुछ किताबों का नाम दिया गया है, बुक्स का नाम है,
और एक में उनके रचयिता का नाम है। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन, बड़ा ही इजी क्वेश्चन, एकदम आप प्रेम से करिए इस क्वेश्चन को। आइए पहले देखते हैं, इधर है रिपब्लिक, सोशल कंटेक्ट, बहुत प्रसिद्ध किताबें हैं, सोशल कंटेक्ट, गीतांजलि। अब देखिए गीतांजलि, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अब गीतांजलि का सीधा सीधा संबंध किससे है? टैगोर से है। टैगोर ने गीतांजलि लिखा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये सीधा सीधा संबंध किससे है? गांधी जी से है। अब दो का है, हम लोग जान रहे हैं, फिर भी एक प्रयास करते हैं कि देखते हैं कि क्या इसमें दिया गया है। तो मिल जा रहा है सी का 4। अब सी में देखिए 2 4 हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। डी का 5, तो डी का 5 यानी ये है। अब हम लोग हल करते हैं, देखिए होना चाहिए यही उत्तर। सी, ए का 2 यानी रिपब्लिक किसकी है? सही है, प्लेटो की है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी है? रूसो की है। और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी है? गांधी की है। और गीतांजलि किसकी है? टैगोर की। अतः इसका उत्तर सी सही है। हमको नहीं लग रहा कोई कंफ्यूजन होगा, बड़ा ही सरल क्वेश्चन है ये, बड़ा ही आसान क्वेश्चन दिया गया है। अगला है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं कि दोनों प्रश्न हल कर लेते हैं यहीं पे। 5वां जो प्रश्न है, इंद्रियां ज्ञान का प्रवेश द्वार है, इस पर बल दिया गया। बड़ी आसान क्वेश्चन है। किसके द्वारा बल दिया गया? कमेनियस के द्वारा बल दिया गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इंद्रियां ज्ञान का प्रवेश द्वार है। रूसो ने ही कहा था, बेकन ने नहीं कहा था, जॉन डीवी ने नहीं कहा था, किसने कहा था? कमेनियस ने कहा था। निगमनात्मक आगमनात्मक पद्धति प्रतिपादित हुई। अब देखिए यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हमको लग रहा है एजुकेशन के बच्चों को ही ज्यादा होगी, अन्य विषय के बच्चों को नहीं होती है कंफ्यूजन, क्योंकि एजुकेशन वाले रिसर्च अच्छा से पढ़ते हैं। अब देखिए निगमन विधि और आगमन विधि, ये दोनों 2 विधियां हैं और दोनों के 2 फादर हैं। जो निगमन है इसके बेकन है और आगमन के अरस्तु हैं, लेकिन यहां बेकन कहीं नहीं दिया है, अतः इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर बी सही है। ये नेट दिसंबर 2007 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीचे लिखी सूची ए के नाम का सूची बी के नाम के साथ सही मिलान कीजिए। नेट दिसंबर 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या है, एक तरफ वाद दिए गए हैं जैसे सांख्य, वेदांत, बौद्ध और जैन, इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं इसको। तो अब कौन किसका प्रतिपादक है? फादर ऑफ सांख्य या फादर ऑफ वेदांत, बौद्ध, जैन? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आइए हल करते हैं इसको। आसान है लेकिन गलत हो जाता है। देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। मान लो कि हमको ये पता है बौद्ध और जैन, वेदांत और सांख्य नहीं है, तो कैसे इसको हल करेंगे? जैन के कौन है? स्वामी महावीर। बौद्ध के कौन है? सब लोग जानते हैं, गौतम बुद्ध। मान लीजिए 2 ही हमको पता है, तो आइए देखते हैं। सी का 2, सी में 2 जगह है, ठीक है। डी का ए, सी का 2, डी का ए, लगभग यही सही होना चाहिए। मिलाते हैं फिर, आइए मिलान करते हैं। सांख्य दर्शन 3 कपिल है, सही है, कपिल ऋषि हैं। वेदांत के शंकर हैं, सारे लोग जानते हैं, यानी बी का 4। सी का ए का 3, देखिए ए का 3, बी का 4, 2, यानी ए उत्तर इसमें सी सही है। यानी सांख्य दर्शन के जो प्रणेता हैं सांख्य दर्शन के जो प्रणेता हैं महर्षि कपिल हैं। वेदांत के जो प्रणेता हैं शंकराचार्य हैं। बौद्ध दर्शन के जो प्रणेता हैं गौतम बुद्ध हैं। और जैन दर्शन के जो प्रणेता हैं स्वामी महावीर हैं। 24वें तीर्थकर भी हैं। अब इसको हम लोग अच्छे से अध्ययन करना है, तो हम लोग जब जैन दर्शन या बौद्ध दर्शन पढ़ेंगे तो वहां पे इसका अच्छे से अध्ययन करेंगे हम। अब देखिए निम्न का मिलान कीजिए। इजी क्वेश्चन है, ये दर्शन का क्वेश्चन नहीं है, ये है शिक्षा के समाजशास्त्री आधार का क्वेश्चन, बेसिस ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है। बट यहां करते हैं हम लोग, क्वेश्चन आ गया है तो। नवोदय विद्यालय, घर, जीवन शैली में बदलाव और सामाजिक स्तरीकरण। नवोदय विद्यालय क्या है?
नवोदय विद्यालय शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए खोला गया था। घर समाजीकरण का सबसे पहला स्थल है। जीवन शैली में बदलाव आधुनिकीकरण के वजह से होता है और सामाजिक स्तरीकरण संस्कृति द्वारा निर्धारित होता है। अब हम लोग फिर जब पढ़ेंगे आधुनिकीकरण, वहां बात करेंगे कि जैसे कपड़ा पहन लेना, बाल बढ़ा लेना, बाल कटा लेना आधुनिकीकरण नहीं है। आधुनिकीकरण की कुछ और परिभाषाएं हैं। अब इसका उत्तर देख लीजिए। नवोदय विद्यालय शैक्षिक अवसरों की समानता, यानी ए का तीन दो जगह है। घर समाजीकरण 2, यानी बी का 2, यानी यही सही होगा। जीवन शैली में बदलाव 4 और सामाजिक स्तरीकरण संस्कृति द्वारा निर्धारित, यानी इसका ए आंसर सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है, इससे पहले पूछा जा चुका है क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस चेंज कर दिया है। जून 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। गीतांजलि के रचनाकार कौन है बताइए। अभी इससे पहले मैं बता चुका हूं, रविन्द्रनाथ टैगोर। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो। द रिपब्लिक प्लेटो। आइए देख लेते हैं गीतांजलि। ए का 4 2 है। बी का यानी 3, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, यानी बी नंबर क्वेश्चन सही है। बी आंसर सही है। जून 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हमको लगता है कि बीएड करने वाला बच्चा इस प्रश्न से कई बार गुजरता है, इस कथन से कई बार गुजरता है। बीएड करे, डीएलएड करे, एमएड करे, बीए एजुकेशन से करे या एमए करे। दर्शन का गत्यात्मक पहलू शिक्षा है, यह कथन किसका है? जेम्स रॉस का है। इस पर हम टाइम आपको देंगे, थोड़ा सा आप अपने दिमाग से बताइए। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम नहीं हल कर पा रहे हैं तब तो समस्या है भाई। पहला क्वेश्चन है दर्शन जेम्स रॉस, दूसरा है जॉन एडम्स, तीसरा है जॉन डीवी और चौथा है फ्रोवेल। बताइए, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, कौन कहा, किसने कहा था? जॉन एडम्स ने कहा था। किसने कहा था? जॉन एडम्स ने कहा था। और शिक्षा एक ही सिक्का के दो पहलू हैं, किसने कहा था? रॉस ने कहा था। इसका उत्तर ये सही होगा। अगला, शिक्षा दर्शन का कार्य है, क्या है कार्य? शिक्षा दर्शन क्या करती है? आदर्शात्मक कार्य है, आलोचनात्मक कार्य है, परिकल्पनीय कार्य है, ये सभी है। ये आदर्शात्मक भी है, आलोचनात्मक भी है, परिकल्पनीय भी है, परिकल्पीय भी है। अगला क्वेश्चन, अध्यापक का अधिक संबंध ज्ञान दर्शन से है क्योंकि उसका उद्देश्य है। देखिए, अध्यापक का अधिक संबंध ज्ञान दर्शन से है क्योंकि उसका उद्देश्य है क्या करना? ज्ञान का विकास करना। इजी सा क्वेश्चन है ये, आंसर है इसका। मूल्यों का विकास करना, सत्य का विकास करना, कौशल का विकास करना, सबका विकास करना अध्यापक का काम है। बट यहां पे कह रहे अध्यापक का अधिक संबंध ज्ञान दर्शन से है, तो किसका विकास करेगा? जब ज्ञान दर्शन से है तो ज्ञान का विकास करेगा। नेट 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा काम दर्शन शास्त्र का नहीं है? देखिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये। दर्शन शास्त्र का नहीं है। दूरकल्पना दर्शन शास्त्र का है। वर्णन तथा विश्लेषण दर्शन शास्त्र का है। निर्धारण करना, ये भी दर्शन शास्त्र का काम है। तो क्या नहीं है? अवलोकन करना दर्शन शास्त्र का कार्य नहीं है, काम नहीं है ये। अगला क्वेश्चन, अंतर्मुखी ज्ञान प्राप्त होता है बाह्य अनुभवों द्वारा, आंतरिक अनुभवों द्वारा, बाह्य तथा आंतरिक दोनों अनुभवों द्वारा, न बाह्य तथा नहीं आंतरिक अनुभवों द्वारा। तो बाह्य और आंतरिक दोनों द्वारा।
दोनों अनुभवों द्वारा क्या होता है? आंतरिक ज्ञान प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा दर्शन का पक्ष है एवं दर्शन शिक्षा का पक्ष है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो क्या है? ये जॉन डीवी की परिभाषा भी है। शिक्षा दर्शन का क्या कौन सा पक्ष है बताइए? प्रयोगात्मक पक्ष है। शिक्षा दर्शन का प्रयोगात्मक पक्ष है और दर्शन शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष है, यानी बी उत्तर सही है इसका। अगला, दर्शन का विश्लेषणात्मक संप्रदाय प्रतिपादित किया। थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन जो शिक्षा दर्शन पढ़ा है या दर्शन पढ़ा है उसके लिए टिपिकल नहीं है ये। जून 2010 में प्रश्न पूछा गया है और आप इस तरह के प्रश्नों से की ही आशा आप करिए, क्योंकि सिंपल प्रश्न नहीं आ रहे हैं अब। तो दर्शन का विश्लेषणात्मक संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया था? वर्टेन रसेल ने किया था। किसने किया था? वर्टेन रसेल ने किया था। वर्टेन रसेल ने शिक्षा दर्शन के विश्लेषणात्मक संप्रदाय का प्रतिपादन किया था। आजकल शिक्षा में आईसीटी पर बहुत जोर दिया जाता है। यह निम्नलिखित में से किसका निहितार्थ है? यथार्थवाद का निहितार्थ है, तार्किक विश्लेषणवाद का निहितार्थ है और तार्किक विश्लेषणवाद का निहितार्थ है कि प्रयोजनवाद का है कि मार्क्सवाद का है? आप बताइए एक बार। आईसीटी का शिक्षा में बहुत जोर दिया जा रहा है, तो ये किसका निहितार्थ है? प्रश्न ये कह रहा है किस निहितार्थ किसका है ये? यथार्थवाद, तार्किक विश्लेषणवाद, प्रयोजनवाद, मार्क्सवाद। तो किसका है? तार्किक विश्लेषणवाद का है। किसका है? तार्किक विश्लेषणवाद का है। अगला क्वेश्चन, नेट दिसंबर 2011 में पूछा गया प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन से तार्किक प्रत्यक्षवाद का निहितार्थ है? तार्किक प्रत्यक्षवाद का निहितार्थ है छात्रों को अंतिम वास्तविकता से अवगत होना चाहिए, एक शिक्षक को सकारात्मक अभिवृत्ति की आदर्श मूर्ति होना चाहिए, भाषा का विश्लेषण शिक्षा का केंद्रीय भाग होना चाहिए, तत्व मीमांसात्मक पक्षों को अनिवार्यतः जीवन सिद्धांतों में परिवर्तन करना चाहिए। तार्किक प्रत्यक्षवाद का जो निहितार्थ है वो क्या है? एक शिक्षक को क्या होना चाहिए? सकारात्मक अभिवृत्ति की आदर्श मूर्ति होना चाहिए। अगला प्रश्न आप भी हल करिए साथ में, अच्छा लगेगा। आप अपनी जांच भी करिए कि हम कितने सही हैं। सुमेलित कीजिए, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो वैलिड प्रश्न हैं, जिनके पूछे जाने की संभावना 100% है, क्योंकि ये प्रश्न आयोग द्वारा पूछे जा चुके हैं। इन पे कोई इफ बट नहीं है। सुमेलित करना है। एक तरफ वाद दिए गए हैं, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, और एक तरफ दिए गए हैं कि उनमें किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आदर्शवाद में याद करिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? निगमनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। यथार्थवाद में आगमनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रयोजनवाद में प्रयोग विधि का प्रयोग किया जाता है और प्रकृतिवाद में स्वतः शोधात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ए का 2, यानी ए में 2 हो गए, बी का 4, तो ए का 2, बी का 4, 3 का सी का 3 और डी का 1, यानी सी उत्तर सही होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा हमको लग रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 जून 2011 में पूछा गया प्रश्न है ये। शैक्षिक दर्शन के कार्यों की पहचान करें। अब 13 के बाद इसी तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और आपसे इसी तरह के प्रश्न की आशा भी की जा रही है। आप इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे भी जाएंगे। शैक्षिक दर्शन के कार्यों की पहचान करें। अब पहला है, शैक्षिक दर्शन का कार्य क्या है? मनुष्य की शिक्षा में देवत्व की एकीकरण, शिक्षकों के व्यवहार के लिए सैद्धांतिक आधार उपलब्ध कराना,
पाठ्यक्रम की रूपरेखा के लिए सिद्धांतों की रचना करना, शैक्षिक व्यवहारों से संबंधित सभी अंतिम क्यों प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना। देखिए, जो शैक्षिक दर्शन का कार्य है वो क्या है? शैक्षिक दर्शन का कार्य क्या है? शिक्षकों के व्यवहार के लिए सैद्धांतिक आधार प्रदान करना, पाठ्यक्रम की रूपरेखा के लिए सिद्धांतों की रचना करना और शैक्षिक व्यवहारों से संबंधित सभी अंतिम क्यों प्रश्न के प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना। अब देखिए 2, 3 और 4 किसी में है? 2, 3 और 4 यही उत्तर सही है इसका। अगला क्वेश्चन नेट जून 2011 में पूछा गया प्रश्न है ये। हम नेट जून नहीं पढ़ रहे हैं, वो भी प्रश्न नेट में ही जून में ही पूछा गया था और एक क्वेश्चन भी जून में पूछा गया, अगला क्वेश्चन भी जून 11 में ही पूछा गया है। निम्न विद्या शाखाओं में से कौन मानवीय व्यवहार के नैतिक पतन से संबंधित है? अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा उलझा रहा है, लेकिन आपको उलझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नैतिकता आ गई तो पतन की कोई जरूरत नहीं है कि पढ़े या ना पढ़े। तो ये किससे संबंधित है? नीति शास्त्र से। नीति शास्त्र का अध्ययन किसमें किया जाता है? आप 3 मीमांसा पढ़ते हैं ना, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा। तो मूल मीमांसा में नीति शास्त्र भी पढ़ते हैं, तो इसका सीधा सीधा संबंध किससे है? नीति शास्त्र से है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 के मदों को सूची 2 के मदों से सुमेलित कीजिए। पहला है जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, इस्लाम और सांख्य दर्शन। ज्ञान की अनिर्धार्यता, दूसरा अनुमानिक ज्ञान, तीसरा कार्य कारण का सिद्धांत और व्यक्तिगत व्याख्या की अपर्याप्तता। अब देखिए हम मान लीजिए 2 जानते हैं। बौद्ध का सीधा सीधा संबंध किससे है? कार्य कारण के सिद्धांत से है, तो बौद्ध दर्शन को लगा दीजिए। कार्य कारण का सिद्धांत कोई दिक्कत नहीं है हमको लग रहा है कि। और देखिए तो B का 3 कहीं है, B में 3 2 हो गए। और C इस्लाम का सीधा सीधा संबंध किससे है? व्यक्तिगत व्याख्या की अपर्याप्तता, ये भी 2 हो गए। B का 3, देखिए B का 3 3 3 2 हो गया, ये भी 4 हो गया। अब इसमें से कोई एक अगर पकड़ लेते हैं आप तो समझिए कि हल हो जाएगा। यानी D का 1 या 2। D है सांख्य दर्शन, एक कह रहा है कि 2 है और एक कह रहा है कि 1 है। तो सांख्य दर्शन का किससे संबंध है? अनुमानिक ज्ञान से है। तो इसका मतलब कि क्वेश्चन संख्या 22 का C सही है। और बचा जैन दर्शन, तो जैन का सीधा सीधा संबंध किससे है? ज्ञान की अनिर्धारता से है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप देखिएगा कि इसका उत्तर C होगा कि D होगा। अगला, तार्किक विश्लेषण की अंतः वस्तु क्या है? बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तार्किक विश्लेषण की अंतः वस्तु क्या है? अनुभविक सत्य है, वैज्ञानिक सत्य है, संज्ञानात्मक सत्य है, तीनों है। अतः ये उत्तर D सही है। आप भी इसको हल करेंगे और देखेंगे कहां सही है कहां गलत है। अगला क्वेश्चन, इसमें अभिकथन है और कारण है। अभिकथन है कि शिक्षा के उद्देश्यों को तय करने में दर्शन सहायक है। 100% सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। दूसरा है कारण, इसका शिक्षा दर्शन पर अत्यधिक निर्भर है। शिक्षा जो है दर्शन पर अत्यधिक निर्भर है। उपरोक्त दोनों कथनों के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? तो A और R दोनों सत्य है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जहां देखते ही लगता है कि इसका उत्तर ये होगा। 25 नंबर क्वेश्चन जो है जून 2012 में पूछा गया प्रश्न है। बड़ी ही शानदार प्रश्न है। करके सीखना, एक तरफ गुण है एक तरफ दर्शन है। करके सीखना, पर्यावरण के जरिए सीखना या शिक्षा, सत्यम शिवम और सुंदरम की प्राप्ति, जगत आज और अभी जैसा भी है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। इस पे बहुत सारे 2004 ओवर में प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए करके सीखना, पहले तो देख लीजिए सत्यम शिवम सुंदरम, इजी से
आसान से कठिन की तरफ। सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति जो बीएड किया है या जो डीएलएड किया है, कोई भी बच्चा बता देगा कि सत्यम शिवम सुंदरम की जहां बात की जाती है वो बात कौन सा है? आदर्शवाद है। ठीक है, आज जगत आज और अभी जैसा भी है, इसका सीधा सीधा संबंध यथार्थवाद से है। पर्यावरण के जरिए शिक्षा, इसका सीधा सीधा संबंध प्रकृतिवाद से है। और करके सीखना, इसका सीधा सीधा संबंध प्रयोजनवाद से है। कोई कंफ्यूजन नहीं। हमको लगता है कि 1 का 3 देखिए तो है, 2 जगह आ गया, 2 का 1 ही जगह है, यानी उत्तर का ए सही है इसमें। 2 का 3 का 2, 4 का 4 सही है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 26 जून 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये निम्नलिखित आधार वाक्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। माया से लिप्त होने में कोई बुराई नहीं है। हालांकि माया ब्रह्म है, ब्रह्म के विपरीत है। ऐसे यहां क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ब्रह्म के विपरीत है, पर यह स्वयं ब्रह्मा द्वारा बनाई गई है। ए और आर दोनों सत्य है, दोनों ए आर असत्य है। ए सत्य है, आर सत्य है। इसमें कंफ्यूजन है, आप भी इसको देखिएगा। कहीं कहीं पे इसका उत्तर है कि ए और आर दोनों सत्य है, ए और आर दोनों सत्य है, और कहीं कहीं पे केवल क्या है? ए सत्य है। इसको आप भी देखिएगा। ऐसे अधिकतम जगहों पे क्या है? ए और आर दोनों सत्य है, क्योंकि आपको भी तो कुछ काम चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन है, कौन तार्किक विश्लेषण का समर्थक नहीं है? बर्टन रसेल नहीं है, कि लुडविन विटगिंस्टीन नहीं है, कि जी.ई. मूर नहीं है। अब देखिए ये तीनों जो है ना तार्किक विश्लेषणवाद के समर्थक हैं। अब इसमें से तार्किक विश्लेषणवाद से संबंधित कोई प्रश्न पूछ देता है और पूछता है कि इसमें कौन है इसका समर्थक, तो तीनों में से किसी का अगर नाम है तो वहां पे आप लगा दीजिए बर्टन रसेल, लुडविन विटगेस्टीन और जी.ई. मूर। कांट नहीं है, तो इसका उत्तर क्या होगा? ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, चिंतक है और शिक्षा का प्रकार है। बड़ी ही शानदार क्वेश्चन, बड़ी ही इजी क्वेश्चन है। गांधी, टैगोर, अरविंद, विवेकानंद, जून 2012 में पूछा गया प्रश्न है ये। शांति निकेतन, समग्र योग, गुरुकुल, मानव बनने वाली शिक्षा और वर्धा योजना। अब देखिए कुछ जो हम लोग जानते हैं तो लगा देते हैं, जो बहुत इजी है। कोई बच्चा एजुकेशन से रिलेटेड है तुरंत मारेगा। विवेकानंद, मानव बनने वाली शिक्षा। अब यहां गांधी, वर्धा शिक्षा। अरविंद, समग्र योग। रविन्द्रनाथ टैगोर, शांति निकेतन। हमको तो नहीं लग रहा है कहीं कंफ्यूजन है इसमें। देखिए ए का 5 एक ही है, यही सही होगा। 2 का 1 सही है। 3 का 2 सही है। 4 का 4 सही है। आगे देखिए, ऐसा माना जा रहा है कि हायर एजुकेशन का पेपर भी जुलाई में हो जाएगा, अतः कमर कसिए और नेट के लिए भी कमर कस लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्योंकि ये मूल रूप से ऐसे ही बच्चों के लिए है जो नेट, पीजीटी और हायर एजुकेशन का पेपर देने जा रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला। पूर्व अस्तित्व मूल्यों को किसके द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है? पूर्व से जो अस्तित्व में है उसके मूल्यों को कौन स्वीकार नहीं करता है? क्वेश्चन है। पूर्व में अस्तित्व में है उस मूल्य को कौन स्वीकार नहीं करता है? आदर्शवाद तो करता है। आदर्शवाद उपयोगितावादी करता है, आदर्शवाद यथार्थवादी करता है, उपयोगितावादी और क्षणभंगुरवादी नहीं करता है। इसका उत्तर डी होगा। आगे आइए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि दार्शनिक, सूची 1 और सूची 2 करके दिया हुआ है। दार्शनिक और दर्शन के नाम हैं, जबकि सूची 2 में उन दर्शन संबंधी दार्शनिक के कथन हैं, अतः दोनों का सम्मेलन करना है। टैगोर, विवेकानंद, महात्मा गांधी और बौद्ध धर्म। 4 दिया गया है।
अब सूची 2 में जो है दिया गया है, अभी सूची 2 है, कंफ्यूजन नहीं होना है, सूची 1 मिसप्रिंट हो सकता है, ये सूची 2 है ये। अब व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास, कर्म का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत जहां है बौद्ध को उठाइए और लगा दीजिए। सभी प्रकार की पुस्तकों से बालक अधिक महत्वपूर्ण है, सीधा सीधा टैगोर जी को लगाइए, क्योंकि टैगोर प्रकृतिवादी हैं और प्रकृतिवाद का ये कोटेशन है। अगला योग शिक्षा के माध्यम के रूप में और धर्म सिद्धांत। अब 2 के आधार पे देखिए, नहीं तो हम लोग फिर करेंगे। महात्मा गांधी का व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास है, विवेकानंद रह गए, हाँ विवेकानंद ही रह गए। अब हम लोग मिलाते हैं, देखिए टैगोर का 3 यानी ए का 3, तो ए का 3 एक ही है, हमको लग रहा है यही सही भी होगा। देखिए ए का 3 यानी सभी प्रकार के पुस्तकों से बालक अधिक महत्वपूर्ण है। बी विवेकानंद का चौथा होगा, यानी यहां लगा सकते हैं योग शिक्षा के माध्यम के रूप में। और सी महात्मा गांधी व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास। और डी बौद्ध धर्म, इसका सीधा संबंध किससे, कर्म के सिद्धांत से है, अतः उत्तर ये सही होगा। अगला क्वेश्चन नेट दिसंबर 2013 में पूछा गया प्रश्न है, भारतीय दर्शन में प्रमाण का अर्थ है। भारतीय दर्शन में प्रमाण का अर्थ है, तो प्रमाण का अर्थ क्या है, ज्ञान का स्रोत है। बहुत टाइम न लेते हुए आप जब इसको पढ़ेंगे तो क्या है, ज्ञान का स्रोत है। भारतीय दर्शन में प्रमाण का अर्थ क्या है, ज्ञान का स्रोत है। अगला प्रश्न दिसंबर 2013 में पूछा गया प्रश्न है ये, भारतीय दर्शन के समर्थकों स्कूलों में मूलभूत विभाजन है। मूलभूत 2 विभाजन है, कौन कौन सा आप जानते हैं, वेदांत और बौद्ध नहीं, अद्वैत और द्वैत नहीं, आस्तिक और नास्तिक, कट्टरवादिता और अशास्त्रीय। तो कौन सा है, भारतीय दर्शन में जो भारतीय दर्शन है वो 2 भागों में डिवाइड है, कौन कौन है, आस्तिक और नास्तिक। अब यहां आस्तिक नास्तिक का अर्थ समझिए, वेदांत या वेदों या भारतीय दर्शन के अनुसार आस्तिक नास्तिक का अर्थ यह हुआ कि जो वेदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं वो आस्तिक हैं, और जो वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं वो नास्तिक हैं। तो 2 भागों में डिवाइड है भारतीय दर्शन। अगला क्वेश्चन दिसंबर 2013 में पूछा गया प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। दर्शन का अर्थ है जीवन में निराशाओं को झेलते हुए स्वयं को संतावना, एक प्रकार का धर्म, मूलभूत और अंतिम प्रश्नों का उत्तर ढूंढने को प्रयास, यही सही है। कौन सा, मूलभूत और अंतिम प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास। अब हम लोग आ गए नेट जून 2014 में एक क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा दर्शन का उद्देश्य नहीं है। शानदार क्वेश्चन है, एक बार और पूछ चुका है, छोटा प्रश्न था यहां पे बड़ा कर दिया है। कौन सा उद्देश्य शिक्षा दर्शन का नहीं है, अध्यापक कार्य का व्यवसायीकरण करना, छात्रों के प्रति अध्यापक के प्रेम और उन पर अध्यापक के नियंत्रण में वृद्धि करना, शैक्षिक प्रक्रिया की आधारित पूर्व धारणाओं की विवेचनात्मक जांच करना, अध्यापक कार्य में मूल्यों तथा लक्ष्यों का स्पष्टीकरण करना। ये तीनों कार्य है, कौन सा नहीं है, ये नहीं है। अध्यापक कार्य का व्यवसायीकरण करने का शिक्षा दर्शन का कोई उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न जून 2014 में पूछा गया प्रश्न है, तर्क बुद्धिवाद एक आंदोलन था जिसने हिमायत की थी। तर्क बुद्धिवाद एक आंदोलन था जिसने हिमायत की थी विशुद्ध तर्क की शक्ति में आस्था की, नवीन विज्ञान के साथ गिरजा धर्म सिद्धांतों के सामंजस्य की, चर्च के लिए अरस्तु सम्मत प्राधिकार के प्रतिस्थापन की, उपयुक्त में से किसी की नहीं है। तर्क बुद्धि एक आंदोलन था जो हिमायत किया था क्या, विशुद्ध तर्क की शक्तियों में आस्था की। अगला क्वेश्चन 2014 में पूछा गया प्रश्न है ये, आप उबिए मत,
हम प्रयास कर रहे हैं कि एक एक टॉपिक पे जितने क्वेश्चन पूछे गए सबको हम लोग एक जगह रख करके और देखेंगे। इससे क्या होगा कि कभी अगर हमको फुर्सत मिलती है तो मोबाइल निकालें और एक बार में ही सारे प्रश्न को हम लोग देख लेंगे। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारे प्रश्न वैलिड प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तर्कणावाद का आधार नहीं है? गणितीय तर्कणा की सहायता से ज्ञान का विकास, प्रथम सिद्धांतों के रूप में स्व प्रमाणित सत्य का प्रयोग, सत्य की खोज के लिए इंद्रिय प्रदत्तों का संकलन, परिप्रेक्षा की विधि के रूप में आगमन तर्कणा का प्रयोग। आप इसको थोड़ा सा देखिए कौन सा नहीं है इसमें से। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तर्कणावाद का आधार नहीं है। अब एक बार देखिए, बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है ये, फिर भी एक बार देखिए कि इसका उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तर्कणावाद का आधार नहीं है? क्या है? सत्य की खोज के लिए इंद्रिय प्रदत्तों का संकलन। ये इसका उत्तर नहीं है, बाकी सारे उत्तर सही हैं। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, जून 2015 में पूछा गया प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से किस दर्शन शास्त्र द्वारा इस विचार को अग्रसर किया गया है कि शिक्षक केवल उन्हीं शब्दों और वाक्यों को पढ़ाए और प्रयोग करे जिन्हें प्रयोग के आधार पर सत्य या असत्य सिद्ध किया जा सके? तर्क संगत विश्लेषणवाद, तर्क संगत अनुभववाद, तर्क संगत प्रत्यक्षवाद और तर्क संगत सापेक्षवाद। तो क्या होगा? तर्क संगत प्रत्यक्षवाद। तर्क संगत प्रत्यक्षवाद कहता है, तर्क संगत प्रत्यक्षवाद ये कहता है कि अध्यापक केवल उन्हीं शब्दों और वाक्यों को पढ़ाए और प्रयोग करे जिनका प्रयोग के आधार पर सत्य या असत्य सिद्ध किया जा सके। अगला प्रश्न जून 2015 में पूछा गया प्रश्न है ये नेट का। निम्नलिखित में से किस विचारक का संबंध तर्क संगत विश्लेषण, तार्किक प्रत्यक्षवाद और तर्क संगत अनुभववाद के आंदोलन में नहीं है? बढ़िया क्वेश्चन है। आपको एक बार मैं हिंट दे चुका हूं, आप बताइएगा। मैं इससे पहले भी ये प्रश्न आया था जिसमें 3 ऐसे फिलोसोफर थे, 3 ऐसे दार्शनिक थे जिनका संबंध मैं बताया था आपको कि तर्क संगत विश्लेषणवाद, तार्किक प्रत्यक्षवाद और तर्क संगत अनुभववाद से है। तो इसमें कौन कौन थे? वर्टेन रसेल, एजे अय्यर और एल विटगेन्स्टाइन थे। तो किसका संबंध नहीं है इसमें? हेनरी बर्गस का। हेनरी बर्गस का संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन, छात्रों के भगोड़ेपन की समस्या का समाधान के लिए शिक्षक अपनी दार्शनिक समझ का उपयोग करता है, इसे कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? शिक्षा के दर्शन, शिक्षा में दर्शन, शिक्षा के लिए दर्शन और शिक्षा और दर्शन। तो क्या कहा जाता है? शिक्षा के लिए दर्शन। अगला क्वेश्चन नेट जून 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। बिना किसी किंतु परंतु के सत्य का निरुपाधिक रूप में छात्रों का निर्देशक सिद्धांत होना चाहिए, यह कथन किसका है? देखिए प्रश्न को एक बार और पढ़िए। बिना किसी किंतु परंतु के सत्य का निरुपाधिक रूप में छात्रों का निर्देशक सिद्धांत होना चाहिए, यह कथन किसका है? कांट का है, ह्यूम का है, हेगल का है या मूर का है? तो यह कथन किसका है? कांट का है। प्रश्न कह रहा है बिना किसी किंतु परंतु के। अगला अगला प्रश्न है नेट दिसंबर 2015 में पूछा गया प्रश्न है ये। दर्शन शास्त्र का अध्ययन भावी शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि, शानदार क्वेश्चन है ये। दर्शन शास्त्र का अध्ययन भावी शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि
दर्शन शास्त्र शैक्षिक मुद्दों और अवधारणाओं के बारे में विस्तृत परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। बी है दर्शन शास्त्र एक विवेकशील मनुष्य बनाने में मदद करता है। सी है दर्शन शास्त्र शैक्षिक अवधारणाओं में स्पष्टता लाता है। और डी है दर्शन शास्त्र शैक्षिक समस्याओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखने का ढांचा उपलब्ध कराता है। बताइए, तो इसमें उत्तर जब देखेंगे आप तो डी मिलेगा। क्या होगा? उत्तर डी। डी उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन नेट दिसंबर 2015 में पूछा गया प्रश्न है ये, विधेयात्मक सापेक्षवादी किसमें विश्वास करते हैं? विधेयात्मक सापेक्षवादी किसमें विश्वास करते हैं? शानदार क्वेश्चन है। निरपेक्ष मूल्य में, वस्तुनिष्ठ मूल्य में, विकासशील मूल्य में, विषयनिष्ठ मूल्य में। तो किसमें विश्वास करते हैं? विकासशील मूल्य में। किसमें? विकासशील मूल्य में। एक और क्वेश्चन देख लें हम इसको। जुलाई 2016 में प्रश्न पूछा गया था ये, निम्नलिखित को उनकी उत्पत्ति एवं विकास का सही क्रम में व्यवस्थित करें। मैं इसका सही उत्तर तो दे दूंगा क्योंकि यूजीसी ने जो दिया है, सॉरी यूजीसी, हाँ नहीं, इस समय सीबीएसई करा रहा होगा, जो दिया है उसको मैं दे रहा हूं। क्या है? विज्ञान पहले हुआ, तकनीक, दर्शन शास्त्र और शिक्षा। कि तकनीक, विज्ञान, दर्शन शास्त्र, शिक्षा। दर्शन शास्त्र, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक। शिक्षा, तकनीक, विज्ञान, दर्शन। तो आप जान जाइए जितने भी सब्जेक्ट हैं, किसी ना किसी, सबके सब सब्जेक्टों के कोई ना कोई फादर है। जैसे फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ मैथ, फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ, सबके फादर है। लेकिन कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि मदर ऑफ? हमको तो नहीं लग रहा है कि आपके जहन में कभी आया होगा कि मदर ऑफ भी क्या है। तो मदर ऑफ क्या है? ऑल सब्जेक्टों की जो मदर है वो दर्शन है। जो फिलॉसफी है ऑल सब्जेक्टों की मदर है। तो सबसे पहले माता जी आएंगी, यानी सबसे पहले दर्शन, फिर शिक्षा, फिर विज्ञान, फिर तकनीक। लेकिन सपोज दैट अगर शिक्षा नहीं है, शिक्षा के अभाव में दर्शन की कैसे उत्पत्ति हो गई? ये प्रश्न आपके लिए है, सोचने के लिए। सोचिएगा इसको। अगला क्वेश्चन अभिकथन, यानी जुलाई 2016 में पूछा गया है। एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। अब इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसमें जो अभिकथन इसमें है, तार्किक भाववाद के अनुसार उन्हीं शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करो जिन्हें इंद्रियात्मक रूप से सत्यापित किया जा सके। कारण है क्योंकि सत्य को केवल इंद्रियात्मक साधनों द्वारा ही सत्यापित किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही कारण है। ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर सही कारण नहीं है। ए और आर दोनों सत्य नहीं है, ए सत्य है परंतु आर सत्य नहीं है। लेकिन देखिए, तार्किक भाववाद जब पढ़ेंगे हम लोग तो कहता है कि उन्हीं शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करो। इससे पहले 3-4 क्वेश्चन आया है, अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो। उन्हीं शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करो जिन्हें इंद्रियात्मक रूप से सत्यापित किया जा सके, क्योंकि सत्य को केवल इंद्रियात्मक साधनों द्वारा ही सत्यापित किया जा सकता है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर सत्य है तथा आर सही कारण है। अगला प्रश्न जुलाई 2016 में पूछा गया प्रश्न है ये। महत्वपूर्ण बिंदु एक तरफ दिया गया है, एक तरफ संप्रदाय दिया गया है। आसान सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, इसको करने का प्रयास करिए। देखिए, प्रजातंत्र के लिए, दिव्य मूल्यों के लिए शिक्षा। हमको तो नहीं लग रहा है इसमें बहुत कंफ्यूजन होगा। जहां पे दिव्य मूल्य आ गए सीधा सीधा उसका संबंध किससे हो गया? आदर्शवाद से हो गया। प्रजातंत्र के लिए शिक्षा, इसमें भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। जन उत्पादन पर बल, इसमें भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, मार्क्सवाद होगा। और वैज्ञानिक विधि, ये एक समस्यात्मक है कि यथार्थवाद होगा कि प्रकृतिवाद होगा। ये यथार्थवाद होगा कि प्रकृतिवाद होगा। अब इसको कंफ्यूजन, इसको दूर करने का आसान सा है, जब 3 मिल गया तो एक तो आसानी से मिल जाएगा।
अब देखिए ए का एक 2 है। बी प्रजातंत्र के लिए शिक्षा प्रयोजनवाद, यानी बी का 4, तो बी का 4, देखिए 2 हो गए, इसमें भी 4 हो गए, सब 2 4 हो गए, 3 4 हो गए, यही सही होगा ऐसे। सी का 6 और डी का क्या होगा, यथार्थवाद, यानी 4 नंबर क्वेश्चन सही होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग वैज्ञानिकता पे सबसे ज्यादा जोर देता है यथार्थवाद। जन उत्पादन पे बल कौन देता है, मार्क्सवाद देता है दुनिया के मजदूरों तुम एक हो जाओ, तुम्हें जंजीर के सिवा और कुछ आप मार्क्सवाद में पढ़े होंगे। प्रजातंत्र के लिए शिक्षा, लोकतंत्र के लिए शिक्षा की बात कौन करता है, प्रयोजनवाद करता है। और दिव्य मूल्यों की जहां पे बात आ गई वहां पे आदर्शवाद की बात, आंख बंद करके आदर्शवाद का सिलेक्शन कर ही दीजिए, सेलेक्ट कर दीजिए उसको, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से दर्शन और शिक्षा के बीच संबंध का वर्णन किया जा सकने वाला सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है। हम लोग पढ़ते हैं कहा, बीए, बीएड, एमएड सब में पढ़ते हैं। दर्शन और शिक्षा का संबंध के बीच में संबंध का वर्णन करने वाला सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। देखिए जीवन के उद्देश्य, मानव व्यवहार का अध्ययन, रोजगार के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल, मानव अंतःक्रियाओं का पैटर्न, जीवन मूल्य, मानव विकास का इतिहास। बताइए इसका क्या उत्तर होगा। इस पे हम थोड़ा सा रुकते हैं, आप भी इसका अध्ययन करिए। देखिए जीवन क्या उद्देश्य सही है, मानव व्यवहार का अध्ययन कौन करता है, मनोविज्ञान करता है, रोजगार के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल का प्रयोग, ये भी सही है। अब बताइए मानव अंतःक्रियाओं का पैटर्न, ये भी नहीं, जीवन मूल्य, मानव अंतःक्रियाओं का पैटर्न ये हो जाएगा, मानव अंतःक्रियाओं का पैटर्न, जीवन मूल्य की बात नहीं करता है, मानव विकास का इतिहास के बारे में बात नहीं करता है, तो 3 होगा, 1 3 और 4, देखिए कहां है, 1 3 और 4, 1 3 और 4, ये बी सही होगा। अगला जो प्रश्न है हम लोगों का, जनवरी 17 में पूछा गया, 2017 में, अपने उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन करें। शिक्षक द्वारा दर्शन का अध्ययन उसे सहायता करता है, यानी दर्शन जो है शिक्षक को किस रूप में सहायता करता है ये हम लोग देखेंगे। पहला है इसमें शिक्षा की अवधारणा की आसानी से समझने में, यानी शिक्षक को दर्शन कैसे सहायता करता है, क्या शिक्षा की अवधारणा को आसानी से समझने में सहायता करता है, जी। समग्र परिप्रेक्ष्य में सोचने में, इस रूप में भी सहायता करता है। तीसरा जगत और यथार्थ के प्रति तार्किक दृष्टिकोण रखने में, ये भी सही है। शिक्षण हेतु योजना बनाने के लिए आत्मविश्वास प्राप्त करने में, नहीं, ये मनोविज्ञान यहाँ करता है। समालोचनात्मक रूपरेखा तैयार करने में करता है। तो अब यहाँ पे शिक्षा की अवधारणाओं को आसानी से समझने में सहायता करता है, समग्र परिप्रेक्ष्य में सोचने में सहायता करता है, जगत और यथार्थ के प्रति तार्किक दृष्टिकोण रखने में सहायता करता है, शिक्षण हेतु योजना बनाने के लिए आत्मविश्वास प्राप्त करने में मनोविज्ञान करता है, समालोचनात्मक रूपरेखा तैयार करने में। तो देखिए 1 2 3 और 5 कहीं है, 1 2 3 और 5, यानी बी उत्तर सही है इसमें। इस तरह के प्रश्नों की आदत डाल लीजिए, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न अब आ रहे हैं, उलझाऊ प्रश्न। आपको लगेगा कि ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन जब तक उस प्रश्न के नेचर को नहीं समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, तो सारे प्रश्न के ऑप्शन सही ही दिखेंगे आपको। अगला क्वेश्चन जुलाई 2018 में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय शिक्षक पाठचर्या में शिक्षा के दर्शन को शामिल करने का सही तर्क प्रस्तुत करता है। शिक्षक पाठ्यचर्या में किसको, शिक्षा दर्शन को शामिल करने के लिए सही तर्क प्रस्तुत कौन कर रहा है। दर्शन शास्त्र सबसे पुराना विषय है,
दर्शन शास्त्र शैक्षिक अवधारणाओं को समग्र रूप में समझने में सहायता प्रदान करता है, ये भी सही है। दर्शन शास्त्र और शिक्षा एक ही सिक्के के पहलू हैं, दो पहलू हैं, रॉस ने कहा था, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दर्शन शास्त्र भावी अध्यापकों का व्यक्तित्व बेहतर रूप से विकसित करने में सहायता प्रदान करता है, ये सही नहीं है, क्योंकि ये काम करता है मनोविज्ञान। शैक्षिक अवधारणाओं के दार्शनिक विश्लेषण से विवेकपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता मिलती है, यानी उत्तर इसमें कौन सा सही होगा? बी होगा। एक क्या होगा? बी होगा। अगला सी हो जाएगा, अगला ई हो जाएगा, क्योंकि दर्शन शास्त्र सबसे पुराना विषय, इससे शिक्षा पाठ्यक्रम में कोई मतलब नहीं है। पुराना है, अगर वैलिड नहीं है, हमारे काम का नहीं, तो उसको क्यों रखें? फिर दर्शन शास्त्र भावी अध्यापकों का व्यक्तित्व बेहतर रूप से विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। व्यक्तित्व बेहतर रूप से विकसित करने में कौन सहायता प्रदान करता है? मनोविज्ञान करता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा। 19 यानी 49 नंबर का क्वेश्चन है, जुलाई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। माया ब्रह्मा के विपरीत दृष्टिकोण अपनाती है। माया एक प्रतिभाषित जगत का सृजन करती है। तर्क है, निम्नलिखित में से सही कूट का चयन कीजिए। एक बार और प्रश्न को पढ़िए आप। माया ब्रह्मा के विपरीत दृष्टिकोण अपनाती है, और तर्क दिया है माया एक प्रतिभाषित जगत का सृजन करती है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है, और आर एक की सही व्याख्या है कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही नहीं है, ए और आर दोनों गलत, ए गलत है जबकि आर सही है। लेकिन इसमें क्या होगा? ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न। आप बोर मत होइएगा, इसको हम सोचने खत्म ही कर दें, बहुत ज्यादा नहीं क्वेश्चन रह गया है और 10 क्वेश्चन होगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक अभिकथन ए है तथा दूसरा तर्क आर है। कथनों को पढ़िए, और नीचे ये हम लोग चले गए हैं, एनटीए द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है ये। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। अभिकथन है, एक अमूर्त विषय होने के नाते दर्शन शास्त्र स्वभावतः अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है। तर्क है, एक कठिन विषय होने के नाते दर्शन शास्त्र अस्पष्टता से अधिक भ्रमित करता है। हमको लग रहा है दोनों आप पढ़ रहे हैं, दोनों ही सही नहीं है। देखिए इसमें कहीं लिखा होगा ए और आर दोनों गलत है, तो वो उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अब तक तो हम लोग पढ़ रहे थे कि सब हर तरह से मदद करता है। ए और आर दोनों गलत है, बहुत सोचने की जरूरत नहीं है इस पर। अगला क्वेश्चन 2018 दिसंबर में पूछा गया है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, जिसके हायर एजुकेशन में पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। कई बार पीजीटी में पूछा है। शिक्षा दर्शन एवं सामाजिक ये थोड़ा सा देखिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये कहां से लिया गया है उसको लिख दिया गया है, इसको आप ध्यान मत दीजिएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक बच्चा जन्म के समय कोरी पट्टी वाला होता है, यानी कोरी स्लेट होता है, और उसका बाद का व्यवहार अनुभवों के माध्यम से निर्मित होता है। यह बात सबसे पहले किसने कही थी? जॉन लॉक ने कही थी। जो ही पढ़ा होगा वो जान रहा है कि जॉन लॉक ने कहा था कि बच्चा जन्म के समय कोरी स्लेट होता है, और बाद में अनुभवों के द्वारा उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। अगला क्वेश्चन 52 दिसंबर 2018 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा और दर्शन के मध्य संबंधों को अभिव्यक्त करते हैं? यह एक कथन है जो ये अभिव्यक्त करेंगे कि शिक्षा और दर्शन के मध्य संबंध है। अब पहला इसमें है, शिक्षा के उद्देश्य शिक्षा के उद्देश्यों और लक्ष्यों का निर्धारण मनुष्य की प्रकृति के संबंध में हमारी अवधारणा द्वारा होनी चाहिए। सही है।
अधिगम ज्ञानार्जन और अभ्यांतरीकरण की प्रक्रिया को इंगित करता है। ये सही नहीं है, क्योंकि अधिगम ज्ञानार्जन अभ्यांतरीकरण की प्रक्रिया का काम मनोविज्ञान में होता है। अगला तीसरा, शिक्षा को जीवन की तैयारी के बजाय स्वयं जीवन होना चाहिए। ये 100% सही है। अगला चौथा, सामाजिक परिवर्तन अन्य बातों के साथ साथ शिक्षा और प्रौद्योगिकी पर अविलंब है। ये भी नहीं है। अगला पांचवा, विद्यालय को प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये सही है। व्यक्तित्व मनोदैहिक विशेषकों का गतिशील संगठन है। आप जानते हैं कि मनोविज्ञान में व्यक्तित्व की ये परिभाषा है। तो इसमें सही होगा कौन? जो 1, 3 और 5 हो। तो 1, 3 और 5 किस में है? डी में है। 1, 3 और 5 डी में है। 1, 3 और 5 डी उत्तर सही है। इसमें हम हट जा रहे हैं ताकि स्पष्ट दिखाई दे। अगला क्वेश्चन, बालक विद्यालय और शिक्षा स्वयं काफी हद तक सामाजिक और सांस्कृतिक शक्तियों द्वारा प्रभावित होते हैं। यह निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों में से किसका मूल सिद्धांत है? अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। बालक विद्यालय और शिक्षा स्वयं काफी हद तक सामाजिक और सांस्कृतिक शक्तियों द्वारा प्रभावित होते हैं। निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों में से किसका मूल सिद्धांत है? तो किसका है? पुनर्निर्माणवाद का है। किसका है? पुनर्निर्माणवाद। अगला प्रश्न, ये मैराथन की तरह हो गया। 2 सूचियां दी गई हैं और कोषों का वर्णन किया गया है कि कौन सा कोष का नाम क्या है, किस कोष का कहां वर्णन किया गया है। तो अब कोषों का जहां वर्णन है हम लोग पढ़े। पहला क्या है? हमारे पहले आनंदमय कोष, मनोमय कोष, प्राणमय कोष, अन्नमय कोष, विज्ञानमय कोष और व्यक्तिगत आत्मा। व्यक्तिगत आत्मा को तो हटा ही दीजिए आप, उसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, पहला है अन्नमय कोष। तो अन्नमय कोष कहां होगा? हमारे द्वारा खाया जाने वाला भोजन से निर्मित। पहला होगा ना अन्नमय कोष। अन्नमय कोष का क्या होगा? पहला होगा हमारे द्वारा खाए जाने वाला भोजन से निर्मित। दूसरा है मनोमय कोष, है ना। अब देखिए, हमारे द्वारा खाए जाने वाला भोजन से निर्मित कौन होगा? सॉरी, अन्नमय कोष होगा। कोई कंफ्यूजन? हमको तो नहीं लग रहा है कोई कंफ्यूजन होगा। दूसरा है प्रतिवर्तों और इंद्रियों से निर्मित ग्राहियों और प्रभावकों की तंत्रिका प्रणाली। क्या है? प्रतिवर्तों और इंद्रियों से निर्मित। तो ये होगा प्राणमय कोष। देखिए कहां है प्राणमय कोष? बी का होगा प्राणमय कोष। अगला है अभिलाषा, इच्छा और संकल्प का वास स्थान। अभिलाषा, इच्छा और संकल्प का वास स्थान किसमें होगा? मनोमय कोष में होगा। मनोमय कोष कहां है? मनोमय कोष में होगा। अगला है व्यक्तित्व के अस्तित्व के लिए आवश्यक व्यक्तिगत बुद्धि का संग्रह स्थल। ये किसमें हो जाएगा? विज्ञानमय कोष में हो जाएगा। और व्यक्तित्व के शरीर में अवस्थित आत्मा का प्रतिनिधि किसमें हो जाएगा? आनंदमय कोष में हो जाएगा। आप यहां हल कर लीजिए। ए का 3 एक ही है, यानी ए आंसर सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन, विद्यालय को सक्रिय रूप से लोकतांत्रिक भावना शिक्षा देनी चाहिए। लोकतांत्रिक भावना की शिक्षा देनी चाहिए और अपने विद्यार्थी को स्वयं शासित करने की यथासंभव गुंजाइश देनी चाहिए। विचार किस दार्शनिक विचारधारा का अनुप्रमाणित है? विचारवाद का है, अस्तित्ववाद का है, विधेय सापेक्षवाद का है, प्रकृतिवाद का है? बताइए। तो किसका है? विधेयात्मक सापेक्षवाद का है। किसका है? विधेयात्मक सापेक्षवाद का है ये क्वेश्चन। विधेयात्मक सापेक्षवाद क्या कहता है? विद्यालय सक्रिय रूप से लोकतांत्रिक भावना की शिक्षा देनी चाहिए
और अपने विद्यार्थी को स्वयं शासित करने की यथासंभव गुंजाइश देनी चाहिए। इस बात को कौन कहता है? विधेयात्मक सापेक्षवाद कहता है। आइए अगला क्वेश्चन। बालक विद्यालय तथा शिक्षा अधिकांशतः स्वयं सामाजिक एवं सांस्कृतिक शक्तियों द्वारा निर्मित होते हैं। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, हायर में आने की संभावना है। बालक विद्यालय तथा शिक्षा अधिकांशतः स्वयं सामाजिक एवं सांस्कृतिक शक्तियों द्वारा निर्मित होती है, यह किसका कथन है? पुनर्रचनावाद का, अस्तित्ववाद का, प्रयोजनवाद का, शाश्वतवाद का? तो अस्तित्ववाद, प्रयोजनवाद, शाश्वतवाद का नहीं है ये। तो किसका प्रश्न है ये? पुनर्रचनावाद का है। अगला क्वेश्चन 57, ये पूछा गया है कब? जून 2021 में। देखिए 21 तक हम लोग आ गए, यानी 4 से चल के 21 तक पहुंचे है। अष्टांग योग के अनुसार निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? तो देखिए अष्टांग योग में क्या है? यम, नियम, नियम। देखिए यम हो गया, नहीं है, नियम पहला हो जाएगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, तीसरा प्रत्याहार, चौथा ध्यान, पांचवा ध्यान धारणा समाधि। ऐसे ही होता है। तो एक ए बी डी ई सी, देखिए तो कहीं दिया है ए बी डी ई सी, यानी इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्योंकि अष्टांगिक योग क्या है? अष्टांगिक योग जो है वो क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान धारणा समाधि, ये 8 अंग हैं योग के। इसमें यम नहीं दिया है। फिर जून 2022 में प्रश्न ये पूछा गया है, जैन दर्शन, चरवाक, एक दर्शन एक तरफ से है, एक तरफ उसके ज्ञान के स्रोत हैं। तो जैन दर्शन, चरवाक दर्शन, न्याय दर्शन और प्रभाकर। अब इसको कैसे किया जाए? ऐसे किया जाए कि उत्तर भी आ जाए। जैन दर्शन में क्या है? आप देखिए क्या है जैन दर्शन में, कि क्या करता है? ज्ञान प्राप्त करने का उसका क्या है? बोध, अनुमान, प्रमाण और ज्ञान वैध स्रोत। बोध, अनुमान, प्रमाण, कहाँ है? बोध, अनुमान, प्रमाण और ज्ञान का वैध स्रोत, ये किसका है? बोध, अनुमान और प्रमाण किसका है? जैन का है। चरवाक दर्शन का क्या है? चरवाक का जब हम पढ़ते हैं तो बोध एकमात्र वैध ज्ञान है। चरवाक क्या कहता है? बोध ही एकमात्र वैध ज्ञान है, यानी इसका कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला है न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन क्या कहता है? न्याय दर्शन कहता है बोध, अनुमान, तुलना और प्रमाण। बोध, अनुमान, तुलना और प्रमाण, ये कौन कहता है? न्याय दर्शन कहता है। एक है प्रभाकर। अब प्रभाकर क्या कहता है? ये कहता है बोध, अनुमान, तुलना, प्रमाण और अभिधारणा, यानी एक बचा हुआ है। देखिए किसमें है ये? ज्ञान का, बोध ज्ञान का कहां हम लोग लगाए हैं? चरवाक को। बोध, अनुमान, ये चरवाक यहां नहीं होगा। देखिए कहां होगा चरवाक? चरवाक यहां होगा। बोध ज्ञान का एकमात्र वैध स्रोत है और प्रभाकर का कहां होगा? बोध, अनुमान, तुलना एवं प्रमाण ज्ञान का वैध स्रोत है, यहां होगा। अब ऑप्शन में मिलाइए। जैन यानी ए का 2। अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर चले, अब यही होगा। ऊपर क्या चले देखिए। अगला क्वेश्चन है जो जून 2022 में पूछा गया है,
निम्नलिखित भारतीय दर्शन शास्त्रियों को उनके जन्म वर्ष के कालक्रम में व्यवस्थित करें। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है ये। सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर, देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर और विवेकानंद ये पहले पे हो जाएंगे, एक नंबर, सॉरी रविन्द्रनाथ टैगोर 1 नंबर, स्वामी विवेकानंद 2 नंबर, अरबिंदो 3 और ये 4। देखिए ए बी डी, डी के बाद बी, ए और सी, यानी तीसरा क्वेश्चन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन 3 सही होगा। जून 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय दर्शन के संदर्भ में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय दर्शन के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा है? भारतीय दर्शन प्राचीन और आधुनिक भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है, सही है। भारतीय दर्शन उन भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है जो अनिवार्यतः हिंदू हैं, ये गलत है। तो यहीं पे उत्तर हमारा मिल गया, यही सही है, क्योंकि भारतीय दार्शनिक केवल हिंदू ही नहीं है। अगला आइए देखते हैं। जून 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, दर्शन का तो नहीं है बट दर्शन ये रिसर्च में भी पूछा जाता है, दर्शन में भी पूछ आ गया तो हल करते हैं। पोर्टफोलियो विकास प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? एकीकरण, दर्शाना, लघुकरण और परावर्तन। तो इसका सही क्रम क्या है? इसका सही क्रम है, पहले किसी भी मैटर को एकत्रित करेंगे, कलेक्शन करेंगे उसका, फिर परावर्तन करेंगे, रिफ्लेक्शन करेंगे, फिर उसका लघुकरण करेंगे, फिर दर्शाएंगे। तो पहला क्या होगा? एकत्रीकरण करना, यानी ए देखिए तो 2 हो गया, फिर क्या करें? एकत्रीकरण करने के बाद परावर्तन करेंगे, यानी ए के बाद डी, ए के बाद डी, ये सही है। क्वेश्चन संख्या 61 का 4 सही है। खत्म हो रहा है और इस क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे आपके लिए। रूब्रिक्स का इस्तेमाल समकक्षीय फीडबैक के लिए किया जा सकता है। ये कथन है, स्टेटमेंट पहला है, दूसरा स्टेटमेंट है, रूब्रिक्स का इस्तेमाल केवल जोड़ों के समकक्षीय पेयर्ड पीयर फीडबैक हेतु किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों के सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए और आर दोनों सही है। अब ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आप स्वयं दीजिए, कमेंट में दीजिए। ये क्वेश्चन भी जून 2022 में पूछा जा चुका है और आपको ये सेशन कैसा लगा ये कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि इस तरह की वीडियो यूट्यूब पे हमको तो नहीं मिली है, हो सकता है कि आपको मिली हो, कि एक जगह एक सीरीज में इन सारे प्रश्नों का उत्तर और इन सारे प्रश्नों को एक जगह इकट्ठा करने का जो काम है बड़ा ही कठिन काम है, बट है। इस तरह की वीडियो आपको संभवतः नहीं मिलेगी, पेड भी वीडियो नहीं मिलेगी। और आप अगर इसको अच्छे से 3, 4, 5 बार पढ़ लेते हैं तो कम से कम नेट में 3, 4 क्वेश्चन तो श्योर है कि श्योर हो जाएगा। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं जहां पे हम लोग बात करेंगे आदर्शवाद पे, कि आदर्शवाद पे बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग बात करेंगे मीमांसा पे। क्रम से चलते हैं, क्योंकि पहले हम लोग शिक्षा पे बात किए, फिर दर्शन पे बात किए, अब मीमांसा पे बात करेंगे। जो 3 मीमांसा है, तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा, इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं नेट में, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं इस पे बात करेंगे। और अगला जो नेक्स्ट सेक्शन होगा वीडियो का, उसमें हम बात करेंगे आदर्शवाद पे, फिर प्रकृतिवाद पे, फिर प्रयोजन से बात करते रहेंगे।
आप अपने कमेंट द्वारा हमें सुझाव दीजिए कि ये सेशन आपके लिए कितना उपयोगी है। धन्यवाद।